इंडिया के अंदर जो शादियां हैं वो गवर्न होती है बाय द पर्सनल लॉज ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन फिर भी हमारे पास है स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि उन शादियों को गवर्न करता है जो कि होती हैं बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। और गोवा अकेला ऐसा स्टेट है जिसने रिकॉग्नाइज़ किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, यानी ये जो लॉ है ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो पर्सन है वो कौन से कास्ट का है, रिलीजन का है या उसका जेंडर क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये किसके लिए है, ये किस पे एप्लीकेबल होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई भी दो लोग जो हैं वो शादी कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, लेकिन इसके अंदर शादी करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप सिंगल होने चाहिए या डिवोर्स्ड होने चाहिए। यू शुड नॉट बी मैरिड टू अनदर पर्सन हु इज़ करेंटली अलाइव। सेकेंड है कि आप केपेबल होने चाहिए कंसेंट देने के लिए, कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहिए और आप ये बात अपने पूरे होशो हवास में समझ रहे हो। थर्ड इज़ कि आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए, यानी आपको किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर नहीं है जो कि आपको प्रिवेंट करेगा फ्रॉम हैविंग चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट इज़ कि आप मैरिजेबल एज के होने चाहिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो जो लड़कियों की एज है वो है 18 ईयर्स और लड़कों के लिए जो मैरिजेबल एज है वो है 21 ईयर्स। लास्ट इज़ कि आप जिससे शादी करना चाहते हो उसका और आपका रिलेशन जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने खुद के भाई बहन या आंटी से शादी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ केसेस के अंदर कुछ कस्टम्स होते हैं जो आपको इस तरीके के प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी करने के लिए अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम रिलीजन में अगर आप अपने कज़न से शादी कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर हम हिंदूज़ में ऐसा देखेंगे तो वो अलाउड नहीं है। तो कस्टम्स को कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। देखा जाता है कि अगर कस्टम अलाउ कर रहा है तो इस तरीके की शादियों को भी मान्यता दी जाती है। हम ये तो समझ गए कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसका पर्पस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, लेकिन अगर जो भी पर्सन इसके अंदर शादी कर रहा है उसकी जो शादी है वो रजिस्टर कैसे होगी, क्योंकि जो पर्सनल लॉ है वो तो इसे रिकॉग्नाइज करता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टेप्स की जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग योर मैरिज रजिस्टर्ड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटिस देना होगा टू द मैरिज ऑफिसर इन योर डिस्ट्रिक्ट, और ये वो प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर आपने शादी की है या फिर आप वहाँ पे रह रहे हो। अगर हम पीरियड देखें तो एटलीस्ट 30 डेज बिफोर गिविंग द नोटिस आप उस एरिया के अंदर रह रहे हो बिफोर नोटिफाइंग द ऑफिसर। और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ द साइंड मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा एज प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ लगेगा, उसके लिए आपको राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इसमें से कुछ भी दे सकते हो। देन यू विल हैव टू गिव अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ विच इंक्लूड्स पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एंड लास्टली द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम। और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो भी नोटिस जिस दिन से आपने दिया है उसके 3 महीने के अंदर आपको शादी करनी होगी। और अगर ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सीड हो जाता है देन इन दैट केस आपका जो नोटिस है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद कोई भी मैरिज ऑफिसर आपकी शादी नहीं कराएगा। इसके बाद वापस से आपको नए सिरे से जो है एक नोटिस पीरियड फाइल करना होगा। तो जिस दिन से आपने नोटिस लगाया है उस दिन से 3 महीने के अंदर आपको शादी करनी होगी। अगर वो पीरियड एक्सीड हो जाता है देन इन दैट केस आपको नया नोटिस लगाना होगा। इसके बाद जो ऑफिसर है वो इस नोटिस को अपने ऑफिस में ऐसी जगह पब्लिश करेगा, ऐसी जगह लगाएगा विच इज़ क्लियरली विजिबल टू एवरीवन। इसके अलावा एक इशू और अराइज हो सकता है, जब आपने नोटिस लगाया जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे आप परमानेंटली नहीं रहते हो और आप कहीं और चले गए, उस केस में ये जो मैरिज ऑफिसर है वो ट्रांसफ़र कर देगा इस नोटिस को टू द मैरिज ऑफिसर, उस डिस्ट्रिक्ट का मैरिज ऑफिसर जहाँ पर आप परमानेंटली रहते हो। और फिर वापस से ये जो मैरिज ऑफिसर है इस नोटिस को अपने ऑफिस के अंदर लगाएगा, ऐसी जगह पब्लिश करेगा जहाँ से ये सबको क्लियरली विजिबल है। अब ये जो नोटिस है ये पब्लिश तो हो गया है, लेकिन कई बार इस पब्लिकेशन के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज़ किए जाते हैं जो कि कोई भी पर्सन जो है वो रेज़ कर सकता है अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं विच वायलेट्स एनी ऑफ द कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज जो कि हमें अवेलेबल है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इट शुड बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिस पब्लिकेशन। ये तो हम समझ गए कि ऑब्जेक्शंस रेज किए जा सकते हैं और किन ग्राउंड्स पे किए जा सकते हैं, लेकिन जो पर्सन ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है वो क्यों रेज कर रहा है, उसका क्या पॉइंट है, इसके बारे में डिटेल में जो मैरिज ऑफिसर है वो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर लिखेगा, उसे वापस से उन्हें रीड करके बताएगा कि भाई आपको इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन है, और उसके नीचे जो भी पर्सन जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो अपना साइन करेगा।
और ये जो शादी है वो तब तक परफॉर्म नहीं की जा सकती जब तक मैरिज ऑफिसर को ये बिलीव नहीं हो जाता कि जिन भी ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया है उसके रिगार्ड में पूरी इंक्वायरी ढंग से हो चुकी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूरा चांस दिया है उस पर्सन को जिसने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है और सामने वाले को बताया भी है कि क्यों उसके नोटिस के अगेंस्ट में ये ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ है। तो फिर उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों ऐसा है, इसके क्या ग्राउंड्स हैं, इसमें क्या सच्चाई है। और जब पूरी तरीके से सारी बात क्लैरिफाई हो जाती है, पूरी इंक्वायरी हो जाती है, उसके बाद ही मैरिज ऑफिसर जो है ये शादी को परफॉर्म करा सकता है। लेकिन उस पूरे प्रोसीजर के लिए जो मैरिज ऑफिसर है उसे 30 डेज़ मिलते हैं। 30 डेज़ के अंदर उसे पूरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी होती है कि क्यों ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ और कैसे उसे रिजॉल्व किया जाए। और जब मैरिज ऑफिसर्स इस तरीके के इश्यूज़ की इंक्वायरी कर रहे होते हैं तो उनके पास जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं, लाइक अ सिविल कोर्ट फॉर समनिंग एंड एग्जामिनिंग विटनेसेस आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। सिमिलरली जो मैरिज ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन को समन कर सकता है विद इन द डिस्ट्रिक्ट टू गिव रिक्वायर्ड एविडेंस। और पूरी इंक्वायरी करने के बाद अगर मैरिज ऑफिसर को लगता है कि ये जो पूरा ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया था वो अनरीजनेबल था, इन दैट केस वो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं उस पर्सन पे जिसने इस ऑब्जेक्शन को रेज़ किया है। पेनल्टी कैन गो अप टू 1000 रुपीज़ जो कि दी जाएगी टू द कपल हु आर गेटिंग मैरिड। लेकिन अगर इंक्वायरी करते समय ऑफिसर को ये रियलाइज़ होता है कि जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है और वो अपहेल्ड करते हैं इस ऑब्जेक्शन को, इन दैट केस ही कैन रिफ्यूज़ टू परफॉर्म द मैरिज। और इसके अगेंस्ट में जो कपल है जिन्होंने शादी के लिए अप्लाई किया था, नोटिस दिया था, वो अपील कर सकते हैं टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। लेकिन ये जो अपील है इट शुड बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द ऑफिसर्स रिफ्यूज़ल। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फाइनल डिसीजन लेगा ऑन दिस अपील एंड द ऑफिसर विल ओबे द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और अगर ये जो शादी है वो 3 महीने के अंदर अंदर नहीं हो पाती ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन, देन इन दैट केस ये जो पूरा मैरिज नोटिस था वो इनवैलिड हो जाता है और कोई भी मैरिज ऑफिसर इस शादी को कंडक्ट नहीं करा सकता। इसके बाद आपको वापस से जो है एक नया नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो पूरा ऑब्जेक्शंस का जो इशू था वो रिजॉल्व हो जाता है इंक्वायरी करने के बाद, अपील करने के बाद, और मैरिज ऑफिसर आपकी शादी कराने के लिए रेडी हो जाता है, इन दैट केस बिफोर द मैरिज इज परफॉर्म्ड आपको, आपके स्पाउस को और इसके अलावा 3 और विटनेसेस को साइन करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन इन फ्रंट ऑफ द मैरिज ऑफिसर। और आपके अलावा जो मैरिज ऑफिसर है वो भी इस डिक्लेरेशन को साइन करेगा। ये जो शादी आप परफॉर्म कर रहे हो या तो आप मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में कर सकते हो या फिर किसी और जगह भी कर सकते हो, किसी बैंकेट हॉल में या फिर किसी मंदिर में। लेकिन इसके लिए आपको मैरिज ऑफिसर को वहाँ बुलाना पड़ेगा। उसके लिए आप उसको बुला सकते हो लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। ये जो शादी है ये आप किसी भी फॉर्म में या फिर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदू रिलीजियस सेरेमनी से कर सकते हो या फिर एक चर्च वेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन कोई भी मैरिज तभी कंप्लीट की जाएगी जब आप और वो पर्सन जिससे आप शादी करना चाह रहे हो वो इस तरीके के 2 स्टेटमेंट्स बोले। पहला तो ये कि ए जो पर्सन है वो मान रहा है बी को टू बी हिज और हर लॉफुल वाइफ और हस्बैंड। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर बोला जा सकता है। एंड वंस दिस इज डन, इसके बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जब शादी हो गई है, इट हैज़ बीन कंडक्टेड, उसके बाद जो मैरिज ऑफिसर है वो एंटर करेगा एक सर्टिफिकेट इन द मैरिज सर्टिफिकेट बुक। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लीगल प्रूफ है ऑफ अ मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि कंफर्म करता है दैट मैरिज इज वैलिड एंड हैज़ बीन कंप्लीटेड विद ऑल द फॉर्मेलिटीज अंडर द लॉ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसीजर कि आप कैसे अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.